Two blocks A and B of mass 10 kg and 20 kg are respectively are placed on each other and their combination rest on a fixed horizontal surface C. A light string passing over a smooth light pulley is used to connect A and B as shown in a figure. B का मास 20 kg है, A का मास 10 kg है. ठीक. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑल सभी सर्फेसेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/4 है और A को हम ड्रैग कर रहे हैं विद फोर्स F. इसमें कह रहे हैं A को ड्रैग कर रहे हैं जबकि फोर्स दिख रहा है B पे. इफ़ A इज़ ड्रैग्ड तो मतलब अब हमें फोर्स बदलना पड़ेगा, शायद B इज़ ड्रैग्ड की जगह A इज़ ड्रैग करना पड़ेगा विद फोर्स F. देन बोथ A एंड B टू मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं तो फोर्स जो है वो A पे लगा देते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं इसको और फोर्स कहाँ लगा देते हैं A पे, क्योंकि उन्होंने ऐसा लिखा A इज़ ड्रैग्ड. पता नहीं डायग्राम सही है कि क्वेश्चन सही है, हम अपने हिसाब से डायग्राम में बना ले रहे हैं. ठीक है, तो ए को हम ड्रैग कर रहे हैं कितने फोर्स से, एफ से, और कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हैं, इसका मतलब सब जगह नेट फोर्स जीरो होगा. तो अगर ए को आगे ड्रैग करेंगे तो ए पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा. म्यू कितना है 1/4 और ए का मास कितना है 10 और जी की वैल्यू भी 10 ले लेते हैं तो आपका ये 25 न्यूटन हो गया. ए पे फ्रिक्शन कितना लगेगा 25 न्यूटन, तो बी पे फ्रिक्शन आई तरफ लगेगा 25 न्यूटन, ये भी 25 न्यूटन, ए पे कितना और टेंशन भी लगेगा टी और यहाँ टेंशन भी लगेगा टी. तो ए पे अगर हम नेट फोर्स जीरो करें तो एफ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन टी प्लस 25 न्यूटन. बी पे नेट फोर्स अगर हम जीरो करें तो ग्राउंड से भी तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, अगर बी जो है आगे की तरफ मूव करे तो ग्राउंड से भी फ्रिक्शन पीछे लगेगा और वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा म्यू है 1/4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन ही उसका 10 kg मास है, बी का मास 20 kg है, तो 30 kg मतलब 300 न्यूटन हो गया. 300 का मतलब हो जाता है 75 न्यूटन फोर्स लगेगा, 75 न्यूटन. तो बी पे अगर आप इक्वेशन बनाओगे बी की इक्वेशन तो इधर लगने वाला फोर्स कितना है, टेंशन टी है और उस तरफ लगने वाला फोर्स कितना है 25 और 75 यानी 100 है. तो टी की वैल्यू 100, टी की वैल्यू 100 यहाँ डाल देंगे तो एफ जो है वो 125 न्यूटन आ गया. तो 125 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ए और बी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, मतलब नेट फोर्स उन पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा. सी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द पुली अरेंजमेंट शोन द पुली P2 इज मूवेबल एज्यूमिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एम एंड सरफेस टू बी म्यू. एम और सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, वो है म्यू. ठीक, वो है म्यू. द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम फॉर विच एम इज एट रेस्ट. एम की मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, कैपिटल एम की मिनिमम वैल्यू, ताकि ये कहाँ रहे, आपका रेस्ट में रहे. बहुत ही आसान है, अगर वो रेस्ट में है तो कैपिटल एम भी तो रेस्ट में ही रहेगा. तो कैपिटल एम पे नीचे फोर्स कितना लगेगा, एम जी, कैपिटल एम जी, कैपिटल एम जी. तो टेंशन भी किसके बराबर होगा, कैपिटल एम जी के. तो यहाँ टेंशन कितना होगा 2T होगा, वो 2mg हो जाएगा. तो यहाँ भी टेंशन जो होगा वो भी 2T होगा, तो वो 2 टाइम्स कैपिटल mg हो जाएगा. और ये किससे बैलेंस हो रहा होगा, बैलेंस हो रहा होगा पीछे लगने वाले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू टाइम्स स्मॉल mg. तो कौन कौन किसको बैलेंस कर रहा है, तो फ्रिक्शन जो है म्यू mg वो 2 टाइम्स टी को बैलेंस कर रहा है और 2 टाइम्स टी की वैल्यू है 2 टाइम्स कैपिटल mg. तो हमसे पूछ रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू कैपिटल एम की पूछ रहे हैं. मिनिमम नहीं लिखा होना चाहिए, वहाँ मैक्सिमम लिखा होना चाहिए. ठीक है, इसको सही करना है, ये मिनिमम नहीं होगी, मिनिमम तो जीरो होगी, चलेगा ही नहीं. मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एम सो दैट स्मॉल एम विल बी एट रेस्ट. तो ये जो कैपिटल एम की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आ रही है म्यू स्मॉल एम जी, स्मॉल एम से जी कट गया है, म्यू स्मॉल एम अपॉन 2, ये आ रही है, ये आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, ताकि वो मूव न करे. ठीक, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. अगला क्वेश्चन करते हैं. अगले क्वेश्चन कह रहे हैं ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इज बीइंग पुश्ड बाय फोर्स एफ मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू. द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन द फ्लोर. ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराना है आपको. तो डायग्राम बनाएंगे पहले. ये सरफेस है और ये आपका ब्लॉक है और वर्टिकल से थीटा एंगल पे है. अब हॉरिजॉन्टल सरफेस वर्टिकल से थीटा एंगल पे है, तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि थीटा वर्टिकल से ऊपर की तरफ लगाऊं कि नीचे की तरफ लगाऊं. अगर मैंने मान लिया ऐसे लगाया, ऊपर की तरफ ऐसे लगाया, तो यहाँ पे भी वर्टिकल से थीटा एंगल हो सकता है, ये भी हो सकता है.
चलो पहले इसी को करके देखते हैं, फिर सोचा जाएगा क्या सिचुएशन है। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा खींचने वाला, एफ साइन थीटा, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, म्यू, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे कितना होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन और एफ कॉस थीटा मिलके एम जी को बैलेंस कर रहे होंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। ठीक, अब हॉरिजेंटल में अगर फोर्स बैलेंस करें तो हॉरिजेंटल में देखोगे तो फोर्स ऑफ, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ साइन थीटा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको रोकने के लिए लग रहा होगा फ्रिक्शन, और कह रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक लग रहा होगा, वो होता है म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू क्या है, एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम एफ को एक साइड ले आए तो एफ को एक साइड लाने से साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बन जाएगा, और उस तरफ बनेगा आपका म्यू एम जी। तो जो एफ की वैल्यू आ रही है वो आ रही है म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। देखते हैं जरा ये हमारा आंसर मैच कर रहा है क्या, म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो ये तो आंसर मैच कर नहीं रहा है, तो आंसर हम डी भी मार सकते हैं, डी नन ऑफ दीज दिया है, आंसर डी भी मार सकते हैं। ठीक, या एक काम और कर सकते हैं, हम एक काम और कर सकते हैं कि अब हम वर्टिकल से नीचे की तरफ फोर्स पुश, ओ ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पुश्ड लिखा हुआ है और मैंने पुल्ड कर दिया, इसीलिए हमारा आंसर मैच नहीं किया। तो अब हम फिर से करेंगे इसको रिपीट, फिर से बनाएंगे डायग्राम, पुश्ड, ये है सिचुएशन, यानी एफ को ऐसे लगाया जा रहा है, ये है आपका फोर्स एफ, और वर्टिकल से कितने एंगल पे लगाया जा रहा है, थीटा एंगल पे। तो ये वर्टिकल से आपका एंगल आ गया थीटा और ये हो गया एफ। अब हमारा आंसर मैच करेगा। तो फर्क इतना पड़ेगा कि एफ कॉस थीटा जो ऊपर लग रहा था वो अब नीचे लगने लगेगा, और एफ साइन थीटा वहीं लगेगा जहां लगना चाहिए था इसको। अब एफ कॉस थीटा क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा देगा, क्योंकि नीचे एम जी भी लग रहा होगा, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा देगा, नया नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो आ जाएगा एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। ठीक, और हॉरिजेंटल में अगर आप देखोगे तो एफ साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स को। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। तो एफ को जब हम एक साथ इकट्ठा करेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये बनेगा, जबकि पिछले वाले केस में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बन रहा था, इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो अब आपका आंसर बनेगा आपका ए पार्ट, ए पार्ट आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, पुश्ड जो लिखा था वो हमने नहीं पढ़ा, इसलिए हमने पुल्ड का बनाया और गड़बड़ हो गया मामला। A system is pushed by a force F as shown in a figure. All surfaces are smooth except between B and C. B और C के बीच में फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन है। ठीक है, B और C के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है यहाँ पे, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, और पूछ रहे हैं F की मिनिमम वैल्यू बताओ ताकि ये स्लिप ना करे। तो चलो मान लिया F की मिनिमम वैल्यू F ही है, और ये तीनों एक साथ ही चल रहे हैं, एसलेट कर रहे हैं ए से, ग्राउंड तो स्मूथ ही है। तो F इज इक्वल टू बनेगा टोटल मास दैट इज 5m इंटू ए। तो यहाँ से एसलरेशन की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन 5m। अब एसलेशन क्यों निकाला वो ध्यान से समझना। अगर हम बी वाले ब्लॉक के बारे में बात करें, सिर्फ बी वाले ब्लॉक के बारे में, तो इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक, और ये नॉर्मल रिएक्शन वही होगा जो सी वाले ब्लॉक पे इस तरफ लग रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट, और यही नॉर्मल रिएक्शन जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा ऊपर की तरफ। तो पहले ये नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं और वो हम सी ब्लॉक की इक्वेशन बनाएंगे। तो सी ब्लॉक पे नेट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के बराबर ही लग रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन है, और वो होगा मास कितना है उसका 2m, और एसलेशन कितना है F/5 है। तो ये तो आपका m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो 2F/5 बन रहा है। ठीक, अब हम इस बी वाले ब्लॉक पे आ जाते हैं। बी वाले ब्लॉक में ये जो नॉर्मल रिएक्शन है यही फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इतनी तो हो कि इसके एम को बैलेंस कर ले। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू है 2F/5, और ये किसको बैलेंस करेगा, ये बैलेंस करेगा बी के वेट को, दैट इज mg। तो हमसे तो म्यू की वैल्यू पूछ रहे हैं, नहीं एफ की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखो एफ की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो ये आपकी आ जाएगी 5mg अपॉन 2μ। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। तो ये लॉज ऑफ मोशन का असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हुआ।